हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 24 जनवरी और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पेटिशन ऑन कंज्यूगल राइट्स पर लेकर। ठीक है, तो ये क्या है और क्यों है न्यूज़ में, हम लोग हर एक चीज़ को पूरे डिटेल में यहाँ पे देखेंगे और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं क्यों है न्यूज़ में। ठीक है, ए पेटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजन अलाउइंग restitution recovery of conjugal rights under Hindu personal laws Hindu Marriage Act 1955 has been pending in the Supreme Court for months without a hearing। यानी ये जो पेटिशन है जो फाइल हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लेकर और इसको रिकवरी को लेकर, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी महीनों से और इस पर हियरिंग भी नहीं हो रही है। तो द पेटिशन टाइटल, जो पेटिशन का टाइटल है वो है ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। कब फाइल हुआ था? ये फरवरी 2019 को फाइल हुआ था। द केस वाज लास्ट हियर्ड इन जुलाई 2021 और ये लास्ट जो इसका हियरिंग जो सुना गया था वो जुलाई 2021 को सुना गया था। कुछ की पॉइंट्स से वो हम लोग देख लेते हैं कंजुगल राइट्स को लेकर कि क्या है ये। कंजुगल राइट्स जो है, जो राइट है, ये क्रिएट होता है मैरिज के द्वारा, जो कि राइट ऑफ द हस्बैंड और द राइट ऑफ द वाइफ होता है टू द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस। ये हस्बैंड का भी राइट होता है और वाइफ का भी राइट होता है अगेंस्ट ईच अदर और उसके स्पाउस ऑफ द अदर स्पाउस। ठीक है, The law recognizes these rights both in personal laws dealing with marriage, divorce, etc. ये रिकॉग्नाइज होता है राइट्स बोथ पर्सनल लॉ जो कि मैरिज के लिए डील होता है या फिर डिवोर्स के लिए डील होता है सभी में, एंड इन द क्रिमिनल लॉ में भी इसे इंक्लूड किया जाता है। रिक्वायरमेंट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड एलिमनी टू द स्पाउस, यानी जो स्पाउस है, यानी अगर जो हस्बैंड है उसकी वाइफ को अगर आप डिवोर्स दे रहे हैं या और भी कोई क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको आपको मेंटेनेंस के लिए या उसके जीवन व्यापन के लिए उसको आपको एक खर्चा देना होता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत और सेक्शन 2020 के अंतर्गत, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बताया गया है कि एम्पावर किया जाता है हस्बैंड को या फिर वाइफ को कि वो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है अदर पार्टी के खिलाफ, और एज विड्रॉ फ्रॉम द मैरिज विदाउट रीजनल काउज, और कोई भी रीजनल काउज के बगैर भी मैरिज से वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज कोडिफाइड इन हिंदू पर्सनल लॉ नाउ। और जो ये कंजुगल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसका रेस्टिट्यूशन का, वो हिंदू पर्सनल लॉ में इसे कोडिफाई किया गया है, बट हैज कॉलोनियल ओरिजिन्स, लेकिन इसका कॉलोनियल ओरिजिन्स अभी भी है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जूइश लॉ, इसका ओरिजिन जो है वो जूइश लॉ से उसका ओरिजिन है। द प्रोविजन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स रीच्ड इंडिया, और ये इंडिया आया, एंड अदर कॉमन लॉ कंट्रीज थ्रू ब्रिटिश लॉ। जब ब्रिटिश लॉ था उस समय ये सब लॉ जो है वो इंडिया में भी जोड़ा गया। The British law treated wives as their husband's personal possession। ब्रिटिश लॉ में ट्रीट किया जाता है वाइफ को कि वो हस्बैंड का एक पर्सनल पोजेशन है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। Hence they were not allowed to leave their husband, और उसको अपने हस्बैंड को छोड़ने का अधिकार नहीं है। सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी ऐसा ही, एज वेल एज द डिवोर्स एक्ट 1869 में भी ये लिखा हुआ है, विच गवर्न्स क्रिश्चियन फैमिली लॉ, और वो क्रिश्चियन फैमिली लॉ में भी गवर्न करता है। इंसिडेंटली क्या है कि इन 1970 में द यूके रिपील्ड द लॉ ऑन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। 1970 में यूके ने इस लॉ को रिपील्ड कर दिया, खत्म कर दिया, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को लेकर था। क्या क्या चैलेंज्ड है इस प्रोविजन के अंदर वो भी देख लेते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि डील करता है विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसमें क्या रीड से देख लेते हैं कि आइदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट रीजनल एक्सक्यूज विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी भी रीजनल एक्सक्यूज के बिना अगर वो सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है तो दूसरे पार्टी को यह अधिकार है कि वो पिटिशन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर।
Restitution of conjugal rights and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such a petition. अगर ये कोर्ट अगर कंजुगल राइट्स के अंतर्गत अगर कोर्ट अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है कि जो नेक्स्ट अगला पार्टी बोल रहा है वो सही है, स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो सही है, और वो पेटिशन में, तो दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। तो कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं बनता है कि उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, ठीक है, डिक्री भी दिया जा सकता है कंज्यूगल राइट्स के अकॉर्डिंगली। तो रीजन फॉर चैलेंजिंग द लॉ क्या होता है कि वॉयलेशन ऑफ राइट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। The law is being challenged now on the main ground that it violates the fundamental right to privacy। तो यहाँ पे हमने राइट का वॉयलेशन यानी जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन बोल रहा है यहाँ पे हो रहा है। In 2019 a 9 judge bench on the Supreme Court recognized the right to privacy as a fundamental right। 2019 में 9 जज का एक बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट ने जिसने रिकॉग्नाइज किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आएगा। और राइट टू प्राइवेसी जो कि प्रोटेक्ट किया जाएगा एक इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर राइट टू लाइफ में एंड पर्सनल लिबर्टी में, जो कि आर्टिकल 21 में बताया गया है, बोला गया है और है भी एज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम्स गारंटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2019 का जो जजमेंट आया था इसमें वो सेटअप किया गया था स्टेज फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस टू सेवरल लॉज सच एज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, मैरिटल रेप, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, द 2 finger test in rape investigation। The plea argues that a court mandate restitution of conjugal rights amounted to a coercive act on the part of the state which violates one's sexual and decisional autonomy and right to privacy and dignity। ठीक है, biased against women क्या है कि law is gender neutral since it allows both wife and human to seek restriction of conjugal rights। कानून जो है वो जेंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वो दोनों जेंडर को न्यूट्रली देखता है और दोनों को ही अलाउ करता है, वाइफ हो चाहे हस्बैंड को, कि वो कंज्यूगल राइट्स को सीक कर सकते हैं, रेस्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये प्रोविजन देता है टू अफेक्ट वुमेन। ठीक है, अफेक्ट्स वुमेन। Women are often called back to marital homes under the provision, and given that marital rape is not a crime, leaves them susceptible to such coerced cohabitation। It is also argued whether the state can have such a compelling interest in protecting the institution of marriage that it allows a legislation to enforce cohabitation of spouses, not in consonance with Supreme Court judgments। In the recent judgment of Joseph Sain versus Union of India 2019, the Supreme Court has great emphasis on the right to privacy and bodily autonomy of married women, stating that marriage does not take away their sexual freedom nor choice। If everybody is entitled to their bodily autonomy, choice and right to privacy, how can a court mandate 2 adults to cohabit if one of them does not wish to do so। ठीक है, मिसयूज ऑफ द प्रोविजन भी होता है कि मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन एज ए शील्ड अगेंस्ट डाइवोर्स। इसका मिसयूज करके जो है अगेंस्ट डाइवोर्स इसको प्रोविजन किया जाता है। ठीक है, और इसमें पेमेंट्स की भी डिमांड होती है। ऑफ्टन एंड एग्रीव्ड स्पाउस फाइल्स फॉर डिवोर्स from their place of residence and their spouses reduced by filing decree of restitution of their places of residence। प्रीवियस भी कुछ जजमेंट्स इसके लिए ऑलरेडी है कि 1960 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इन द तिराथ कौर called upheld restitution of conjugal rights, noting that a wife's first duty to her husband to be submit herself obligated to his authority and to remain under his roof and protection। The courts in a series of judgments in the 1980s have supported the law, holding that the denial of marital and sexual life to the husband by the wife by refusing to permanently returning to him in an act of both mental and physical cruelty। In 1984, the Supreme Court had upheld Section 9 of the Hindu Marriage Act in the case of Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chanda, holding that the provision serves a social purpose as a aid to the prevention of breakup of marriage। In 1983, a single judge bench of the Andhra Pradesh High Court had for the first time struck down the provision
T. Saretha versus T. Venkata Subhasya and declare it null and void. Right to privacy among other reasons. Most important, all recognize that compelling sexual cohabitation would be of grave consequences for women. ठीक है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इन द विभा श्रीवास्तव केस में भी ये बोला था कि ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइफ जो है, जैसे कि धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, भाग्य और अनुगामी एंड एक्सेप्शंस फ्रॉम हर टू हिमसेल्फ टू हस्बैंड्स विशेस has undergone a revolutionary change with education and high literacy in women and with recognition of equal rights to women in the constitution and abolition of sex distinction in all walks of life. Partner in marriage with equal status and equal rights with the husband and the marriage, so that this. तो कुछ वे फॉरवर्ड भी है जो कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा पेटिशन ऑन कंज्यूमर राइट्स को लेकर. पढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस. इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस क्या है? IES. प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों है न्यूज़ में देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को कि एक स्टैब्लिश करिए एक डेडिकेटेड इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस को एट ऑल इंडिया लेवल पर. जो क्रिएशन होगा IES वाज रिकमेंडेड बाय कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यन इन 2014. नोट करने वाली बात यह है कि हाई लेवल कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था अगस्त 2014 में चेयरमैनशिप ऑफ सुब्रमण्यम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि स्टेब्लिश किया जा सके और टू रिवाइव एनवायरमेंटल लॉज इन द कंट्री एंड टू ब्रिंग देम इन लाइन विद द देन रिक्वायर्ड नीड्स. कुछ की पॉइंट्स भी है जैसे कि अबाउट इट वाज एन एक्ट एन एक्सपर्ट ग्रुप पब्लिक एंड क्वासी गवर्नमेंटल ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल मैटर्स. नीड क्या है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी इसके कारण बना हुआ है. साथ ही साथ कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉन इरेडिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, गार्बेज एंड पोल्यूशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. बहुत सारे रीजन इसके बन जाते हैं. कुछ और भी मेजर काउजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द फ्लॉ ऑफ एक्सिस्टिंग सिस्टम दैट लाइज इन द इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज ऑफ एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस एट वेरियस लेवल्स. ऑब्जर्वेशन ऑफ TSR सुब्रमण्यम कमेटी का क्या है कि ये इन्फर्ड कर रहा है दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स माइट नॉट बी एबल टू स्पेयर स्पेशल टाइम फॉर एनवायरमेंटल काउजेज. लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड कैडर, तो लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसके लिए एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक सेपरेट ऑफिसर होना चाहिए जो सिर्फ इस मामले को देखे. इसके लिए एक नया सेगमेंट को यहाँ पे जोड़ा जाने की बात है IES यानी इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विसेज. ठीक है. पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड सुपरवाइजिंग हो सकता है इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. India had a strong environmental policy and legislative framework, but weak implementation had resulted in environmental governments being criticized by conservation experts in the judiciary. साथ ही साथ कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी हैं इसमें जैसे कि IES will overlap with the already exist ऑल इंडिया सर्विसेज. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ ये ओवरलैप कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस IES पोज कर सकता है चैलेंज टू फेडरल स्ट्रक्चर को. ठीक है. ये कुछ वे फॉरवर्ड कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ है, इसको भी आप लोग इसमें रेफर कर सकते हैं. तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट. आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि एक नया सर्विस जुड़ने जा रहा है और ये कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एक ओवरव्यू भी रखिएगा तो काम चलेगा. बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और जो कि है शेयर्ड पेरेंटिंग. शेयर्ड पेरेंटिंग क्या है? प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों है न्यूज़ में देख लेते हैं कि सीकिंग कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड इन द इवेंट ऑफ ए मैरिज ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेरेंट्स इज ए वेरी ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर चाइल्ड. ठीक है. यानी शादी होता है लेकिन शादी कभी कभी टूट जाता है और अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे के लिए बहुत ही टॉर्चर एक सिचुएशन हो जाता है क्योंकि उसे एक समय में माँ बाप दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिल पाता है, दोनों का जो एक गाइडेंस है वो नहीं मिल पाता है. ठीक है. तो
क्या इसमें हो सकता है, देखने वाली बात। Although parents get separated from the divorce, this is not the best interest of the child. डिवोर्स से अगर वो अलग हो जाते हैं तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट 2019 के रूल के अनुसार एक चाइल्ड हैज अ राइट टू अफेक्शन ऑफ बोथ हिज पेरेंट्स, उन्हें दोनों का साथ का बहुत ज़रूरत है, दोनों के अफेक्शन का बहुत ज़रूरत है, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2019 में। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट आया शेयर्ड पेरेंटिंग का, कैन हेल्प द चाइल्ड। शेयर पेरेंटिंग से चाइल्ड को बहुत हेल्प मिल सकता है। हाउएवर इट इज नॉट एन ऑप्शन इन इंडिया ड्यू टू द एरिक्स लॉज। इंडिया में इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि अराइक लॉज है यहाँ पे। शेयर्ड पेरेंटिंग इज व्हेन चाइल्ड आर बाउट अप विद द लव एंड गाइडेंस ऑफ बोथ पेरेंट्स फॉलोइंग ए सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन होने के बावजूद पेरेंट्स को दोनों का प्यार मिल सकता है, यानी कि कुछ दिन फादर के साथ वो रहेगा, कुछ दिन मदर के साथ रहेगा, तो इस तरह से शेयर्ड पेरेंटिंग होती है। लेकिन इंडिया में अब उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में नहीं है क्योंकि यहाँ पे अराइक लॉस चलता है। कुछ की पॉइंट्स से देख लेते हैं। अबाउट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इसके लिए एक इंडिया इज ए सिग्नेचरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। Definition of the best interest of the child has been incorporated from the United Nations Convention on Right of Child के और the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. Best of interest of the child, the basis for any decisions taken regarding the child to ensure fulfillment of his basic rights and needs in identity and social well-being and physical, emotional and intellectual development, and is paramount in any custody battle. Laws determining the custody of children in India. Hindu Minority and Guardianship Act of 1956. Natural guardian of a Hindu minor boy or unmarried girl not completed 5 years of age, deciding custody rights or declaring court appointed guardians. Guardian and Wards Act of 1890 भी है, जहाँ पे guardian to a child both with respect to the child and property. If a natural parent want to be declared as an exclusive guardian to his or her own child, guardianship and custody can be vested with one parent with rights to the other parent, visitation of rights to the other parent. Related सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स भी हैं, जैसे इन 2017 इन विवेक सिंह वर्सेस रोमानी सिंह, द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटियल एलिगेशन सिंड्रोम. It refers to the unjustified distraint of a child towards his or her parents. The judgment underlined its psychological destructive effects. In 2019, the Supreme Court of India held in Lakhari Sukhmani versus शोभा कोडाली का भी केस था। साथ ही साथ यहाँ पे 2022 में भी देखा गया, द सुप्रीम कोर्ट इन वसुधा सेठी वर्सेस किरण वर्सेस भास्कर हेल्ड दैट्स ए चाइल्ड वेलफेयर नॉट द इंडिविजुअल और पर्सनल लीगल राइट्स ऑफ द पेरेंट्स इज ऑफ paramount concern in a custody battle. Welfare of the child must get precedence over the parents' rights. Legal opinion on shared parenting. The Law Commission of India report in 2015, a reforms in guardianship and custody laws in India recommended joint custody and shared parenting. It disagreed with the idea of singular child custody with one parent. It made exhaustive recommendation for amendments in this for joint custody, such custody, child support and visitation arrangements. Report 263 of the Law Commission of India titled The Protection of Child, Inter-Country Removal and Attention Bill 2016, recommended a draft bill for protection the best interest of the child. द रिपोर्ट ऑफ द जस्टिस बिंदल कमेटी का भी रिपोर्ट अगर देखें 2018 का, तो वो भी बोलता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर प्रोमोट इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू दिस, एंड कुछ वे फॉरवर्ड भी है जो कि आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स वो मैंने यहाँ पे कोड किया है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है प्रोमोटिंग ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर, यानी कि ड्रोन का यूज एग्रीकल्चर में होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए न्यूज़ में क्या है देख लेते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों है न्यूज़ में ये देख लेते हैं। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म स्कीम इन ए मूव एम्ड एट मार्केटिंग ड्रोन्स मोर एक्सेसिबल टू द फार्मर्स।
ठीक है। इसका जो फंडिंग गाइडलाइंस है, मेक दिस टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल, परचेज, हायरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एड एंड ग्रांट शैल बी एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2023। जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में। इसको ऑब्जर्व करने के लिए इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फार्मर मैकेनिज्म टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड टू द रीजन्स ऑफ एंड डिफिकल्ट एरियाज वेयर फार्म पावर अवेलेबिलिटी इज लो। कुछ की पॉइंट्स है कि 40 to 100% सब्सिडी, a grant up to 100% of the cost of agriculture drone or ₹10 lakh whichever is less as a grant for the purchase of drones will be provided, but the 100% grant will be limited to only farm machinery training and testing institutes, Indian Council of Agriculture Research Institutes and state agriculture universities. Subsidy to agriculture graduates Make agriculture graduates establishing custom hiring centers will be eligible to receive 50% of the basic cost of a drone and its attachments or up to 5 lakh in the grant for drones purchase. Subsidy to FPO or cooperative society of farmer. Existing CHS, new ones already or to be set up by cooperative society of farmers. Farmer producer organization or rural entrepreneurs are entitled to receive 4%. Maximum 4 lakh as a grant to the basic cost drone. Main agencies at grassroots to popularize farm mechanization. Rural entrepreneurs are defined as those who have passed the class 10th examination for recognized board and have a pilot license, a remote pilot license for an institute recognized by the Director General of Civil Aviation. डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस होगा जिसमें रिसीव किया जाएगा सब्सिडी एट 75%, यूज्ड ओनली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। एडिशनल जो है 6,000 पर हेक्टेयर मिलेगा। हायर ड्रोन्स फॉर CHCS, हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टार्टअप्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशंस, बट दे वुड रिसीव ₹3,000 पर हेक्टेयर इफ द परचेज ऑफ द ड्रोन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अगर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होगा तो नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि the subsidized purchase of agriculture drone for CHCS or high-tech hubs will make the technology affordable, resulting in their widespread adoption. This would make drones more accessible to the common man in India and will also significantly encourage domestic drone production. Other related initiatives भी है जैसे सब मिशन ऑन एफॉरेस्ट्री स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी तरह बहुत सारे मिशन है। एग्रीकल्चर या फार्म मैकेनिज्म के बारे में अगर देखें तो ये भी देख लेते हैं कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एग्रीकल्चरल मशीनरी टू मैकेनाइज द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर टू बूस्ट अप मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी आर एसेंशियल इनपुट्स। लेवल ऑफ फार्म मैकेनिज्म क्या देखेंगे तो इंडिया स्टैंड्स एट अबाउट 40 to 45%, विद स्टेट्स सच एज यूपी, हरियाणा एंड पंजाब हैव वेरी हाई levels, but northeastern states have negligible mechanization. Level of the farm mechanization is still low as compared to other countries. अगर कंपेयर करें जैसे यूएस का 95%, ब्राजील 75%, चाइना 57%, उससे काफ़ी कम है इंडिया का। कुछ सिग्निफिकेंस भी है कि इट प्लेस ए वाइटल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी रिसोर्सेज, मैन पावर एंड आउटपुट इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा टू maximize the productivity of the available cultivable area and make agriculture a more profitable and attractive profession for rural youth. ये की ड्राइवर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इन पेरू। पेरू में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी हो गई है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है न्यूज़ में देख लेते हैं। पेरू कहाँ पे है? ये ब्राज़ील है, ये ऊपर में कोलंबिया, ये इक्वाडोर, इसी से घिरा हुआ है ये पेरू। यहाँ पे ही इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की बात की गई है। और यहाँ नीचे है ये बोलाविया है, ये चिली है। ठीक है, क्यों है न्यूज़ में देख लेते हैं। तो द पेरुवियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए 90-day इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। 90 डे का इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है इन डैमेज्ड कोस्टल टेरिटरीज आफ्टर एन ऑयल स्पिल दैट सॉ 6,000 बैरियर्स ऑफ क्रूड ऑयल पोर इनटू द सी।
6000 जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो समुद्र में गिर गया, इसलिए 90 डे का एनवायरमेंटल इमरजेंसी किया है पेरुवियन गवर्नमेंट ने पेरू में। ठीक है, ठीक है, आगे है। The spill was caused by freak waves which resulted from the eruption of a volcano in Tongo. The oil spill came out of a tanker belongs to the Spanish energy firm Repsol. The incident occurred at the La Palmilla refinery, some 30 kilometers north of the capital of Lima in the Ventanilla district, यानी Peruvian capital of Lima in the Ventanilla district of the port city of Callao। ठीक है, ये है पेरू। आप ध्यान देख लीजिए इसको, क्या की पॉइंट्स है ये हम लोग देख लेते हैं। अबाउट फ्रीक वेव्स, वेव्स दैट इज 2 times द सिग्निफिकेंट वेव्स हाइट ऑफ द एरिया। ठीक है, rogue waves can disable and sink even the largest ships and oil rigs. These are called freak waves, are not confined to the Atlantic Ocean or Northern Sea. One of the places rogue waves appear to happen most frequently is of the northeastern coast, South Africa. Oil spill क्या होता है कि about an oil spill refer to any uncontrolled release of crude oil, gasoline, fuels or oil byproducts into the environment. Oil spills can pollute land, air or water. Through it is most used for oceanic oil spills. Major causes, major environmental problem, chiefly as a result of the intensified petroleum exploration and production on continental shelves and the transport of large amounts of oils in vessels. Oil spills that happen in rivers, bays and the ocean most often are caused by accident involving tankers, barges, pipelines, refineries, drilling rigs and shortage facilities. Environmental impacts, that is threat to indigenous people. Oil pollution poses health hazards for the indigenous populations who depend on seafood. Harmful to aquatic life. Oil and ocean surface is harmful to many forms of aquatic life because it prevents sufficient amounts of sunlight from penetrating the surface, and it also reduces the level of dissolved oxygen. Hypothermia भी है. Crude oil ruins the insulating and waterproofing properties of feathers and fur of birds. Toxic events. Moreover, ingested oil can be toxic to affected animals and damage their habitat and reproductive rate. Threats to mangroves. Salt mussels and mangroves frequently suffer from oil spills. Economic impact भी है. Tourism, power plants, fishing. Remedies क्या क्या है इसका कि bio remediation. Bacteria can be used to clean up oil spills in the ocean through bioremediation. Containment booms. Floating barriers called booms are used to restrict the spread of oil and to allow for its recovery removal. Skimmers, they are devices used for physical spreading spilled oil from the water surface. Sorbents, dispersing agents, जैसे कि these are chemicals that contain surfactants or compounds, surfactants, or compounds that act to break liquid substances such as oil into small droplets. They accelerate its natural dispersion into the sea. Related laws in India क्या क्या है, जैसे National Oil Spills Disaster Contingency Plan of 1996, Ministry of Defense is 1996. It was last updated in March 2006. The document which was issued by Ministry of Defense in 1996, it was last updated in March 2006. It gives the Indian Coast Guard the mandate to coordinate with state departments, ministries, ports authorities and environmental agencies to assist in oil spill cleaning operations. In 2015, India ratified the International Convention on Civil Liberty for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 bracket Bunker Convention, dot. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे करंट के लिए भी, और करंट के लिए पूछ लेता है इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर होते हैं तो, मेंस और पीटी दोनों में। ठीक है, मैप को भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
दैट इज के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या होता है देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो द लेटेस्ट राउंड ऑफ IC 360 सर्वे 2001 के शेप्ड सर्वे के शेप्ड रिकवरी इमर्जेस फ्रॉम द इकोनॉमिक हिट बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, पीपुल्स रिसर्च ऑन India's consumer economy, a Mumbai-based think tank. The survey between April and October 2021 covered 2 lakh households in the first round and 42,000 households in the second round. Key points क्या है कि effect on annual income. Annual income of the poorest 20% of India's household constantly rising since 1995, plugged 53% in the pandemic year 2020-21 for their levels in 2015-16. In the same 5-year period, the richest 20% saw their annual household income grow 39%, reflecting the sharp contrast COVID's economic impact has had on the bottom of the pyramid and the top. How COVID depends distress divide. किस तरह से डिवाइड किया है देखिए, पुअरेस्ट 20%, वाइडनिंग डिस्पैरिटी इन एनुअल हाउस होल्ड इनकम अगर हम लोग देखें तो पुअरेस्ट का 2015-16 में 1.37 लाख था, वहीं 2020-21 में 0.65 लाख हो चुका है, जो कि हमें -52.6% का दिख रहा है। लोअर मिडिल में भी 2015-16 में 1.85 लाख इनकम था, जो कि घटकर 1.25 हो गया 2020-21 में, जो कि -32.4 हो गया। वहीं मिडिल क्लास में भी अगर देखें तो 2015-16 में 2.25 था, वहीं 2020-21 में 2.05 हो गया, यानी -8.9 का हमें देखने को मिला। ये सब कोविड पेंडेमिक के कारण देखने को मिल रहा है, इस पेंडेमिक सिचुएशन के चलते। लेकिन वहीं अगर हम लोग अपर मिडिल क्लास की बात करें तो 3.01 था 2015-16 में, वही बढ़कर 3.22 हो गया, यानी 7.0% का राइज हुआ है। वही रिचेस्ट अगर हम लोग देखें तो 5.26 था 2015-16 में, जो कि 7.31 हो गया 2020-21 में, 39% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो 2.98 था, लेकिन जो कि बढ़कर 3.23 हो गया 2020-21 में, 8.4% का ग्रोथ मिल रहा है। यानी जो रिचर ग्रुप है वो और रिचर हुआ है, और पुअरर जो है वो पुअरर ही और ज़्यादा पुअरर हो गया है। यानी इस पेंडेमिक का असर अमीरों में तो नहीं पड़ा है, लेकिन गरीबों में अवश्य पड़ा है, यही बोला जा रहा है। अर्बन पुअर मोस्ट हिट, पेंडेमिक हिट द अर्बन पुअर मोस्ट। ठीक है, 7.3% कॉन्ट्रैक्शन इन GDP इन 2020-21। रूरल अर्बन स्प्लिट ऑन ईच इनकम स्लेब। ठीक है, ये रूलर है, ये रूलर स्प्लिट इनकम है, ये अर्बन स्प्लिट इनकम है। ठीक है, देख सकते हैं। राइज इन द शेयर ऑफ पुअर इन सिटीज, राइज इन द शेयर ऑफ पुअर इन सिटीज, सिटीज में उनका जो राइज है वो देखने को मिला है। वाइल 90% ऑफ द पुअरेस्ट 20% इन 2016 लिव्ड इन रूरल इंडिया। 90% ऑफ द पुअरेस्ट में से 20% जो है 2016 में जो रूरल इंडिया में रह रहे थे। द नंबर हैड ड्रॉप्ड टू 70% इन 2021। 2021 में ये घटकर 71% में आ गया है। On the other hand, the share of the poorest 20% in urban areas has gone up from around 10 to 30% now. और poorest जो कि urban areas में रह रहे हैं उनका परसेंटेज भी 10 से लेकर 30% हो गया है अब। View in economist in K-shaped recovery देखें तो the government needs to do more to prevent a K-shaped recovery of the economic hit by the coronavirus pandemic. Some bright spots and a number of very dark strains, and the government should target its spending carefully so that there are no huge deficits. The bright spots on the health of large firms, the roaring business, the IT and IT-enabled sectors are doing, including the emergence of unicorns in a number of areas and the strength of some parts of the financial sector. The dark strains are the extent of unemployment and low buying power, especially among the low middle class. The financial stress small and medium-sized firms are experiencing, including the very tepid credit growth and the tragic state of the schooling.
इकोनॉमिक रिकवरी क्या है अबाउट अगर देख ले तो इट इज द बिजनेस साइकिल स्टेज फॉलोइंग ए रिसेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए sustained period of improving business activity normally during economic recovery GDP grows incomes rise and unemployment falls and as the economy rebounds टाइप्स क्या क्या है कौन कौन से इकोनॉमिक रिकवरी कैन टेक्स फॉर्म्स विच इज डिपिक्टेड मतलब किस किस टाइप के होते हैं जैसे जेड शेप रिकवरी होता है बी शेप्ड होता है यू शेप्ड होता है इलोंग्रेटेड यू शेप्ड रिकवरी होता है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी होता है एल शेप्ड रिकवरी होता है और के शेप्ड रिकवरी होता है तो के शेप्ड रिकवरी क्या होता है वो बता देता हूँ कि एक के शेप्ड रिकवरी occurs when following a recession different parts of the economy recover at different rates times and magnitudes. This is a contrast to an even uniform recovery across sectors, industries, or groups of people. A K-shaped recovery leads to changes in the structure of the economy as the broader society as economic outcomes and relations are fundamental changed before and after the recession. Recovery is called K-shaped because of the path of this type of recovery is called K-shaped recovery. K-shaped. This type of recovery is called K-shaped because the path of the different parts of the economy, when charted together, may diverge, resembling the two arms of the Roman letter dash dash K dot dash dash. The K-shaped recovery अगर देखें तो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैप फर्म्स का, लेकिन ड्रॉप आउट हो रहा है स्मॉल बिजनेसेस को, साइक्लिकल्स को और पुअर और ब्लू कॉलर को इसमें डाउन हमें देखने को मिल रहा है। कुछ वे फॉरवर्ड भी है वो भी आप रेफर कर सकते हो इसमें। और आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये करंट के साथ साथ इकोनॉमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एक ओवरव्यू रखना जरूरी है क्योंकि ये करंट में है। साथ ही साथ इस सर्वे को और सारे डेट्स को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो आइए आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022। तो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 क्या है देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो जो ये इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 है, ये ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो है एक इंटरनेशनल थिंक टैंक काउंसिल है। साथ ही साथ 13th ब्रिक्स समिट हेल्ड जो हुआ था 2021 में, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान वाज एडॉप्टेड, जहां पे अडॉप्ट किया गया था। क्या की पॉइंट्स से देख लेते हैं। इशू रेस्ड बाय इंडिया क्या है कि इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियोफोबिया। न्यू रिलीजियोफोबिया जो है स्पेशली अगेंस्ट हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स के है, इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड जस्ट लाइक Christianophobia, Islamophobia, and anti-Semitism to bring a balance in discussion on such issues. Religionophobia and irrational or observative fear or anxiety of religion, religious faith, religion people, and so on. Labeling terrorism क्या है? Religious or religious organisms. Labeling terrorism. In the past 2 years, several member states have been trying to label terrorism into categories such as racially and ethically motivated violent extremism, violent nationalism, right-wing extremism, etc. Calling it a dangerous tendency, India said this goes against some of the accepted principles agreed to by all UN member states in the recently adopted Global Counterterrorism Strategy. Global counterterrorism strategy states that terrorism is in its form and manifestations should be condemned and there cannot be any justification for any act of terrorism whatsoever. India's effort to counter terrorism क्या है? India's annual resolution on counter terrorism के बारे में बोले तो India's annual resolution on the issue of counter terrorism was adopted by consensus in the first committee of the United Nations General Assembly. India, a victim of state-sponsored cross-border terrorism, has been at the forefront in highlighting the serious threats to international peace and security emanating from acquisition of weapons, mass destruction by terrorist groups. Comprehensive Convention on International Terrorism के बारे में बोले तो ये देखिए, India's foreign minister has recently urged for the adoption of the convention.
in 1996, with the objective of providing a comprehensible legal framework to counter terrorism, India proposed to the UNGA the adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism. 6. Universal definition of terrorism, prosecution of terrorists under special laws, making cross-border terrorism an extraditable offense worldwide, among others. Financial Action Task Force. India is a member of Financial Action Task Force, whose objective is to set standards and promote effective implementation, legal regulating, operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of the international financial system. Terrorism in India Unlawful Activities Prevention Amendment Act है, is the primary anti-terrorism law in the force in India. साथ ही साथ National Security Guard भी है most affected by terrorism in the world. कुछ वे फॉरवर्ड भी है जिसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ओवरव्यू रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। इंडिया इमर्जेस एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गरकिन्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन रहा है, इंडिया इमर्ज कर रहा है। वाई न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेकिन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया एक्सपोर्टेड कुकुम्बर एंड गार्कियंस क्या बोला जाता है, ये पिकलिंग कुकुम्बर है, जो कि इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया बन गया है, टू द ट्यून ऑफ दिस lakhs of metric tons in the value of $114 million during April and October 2021. Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority has undertaken several initiatives for the development of infrastructure and enhancing the quality of processed gherkins product promotions in the international market and implementation of food. Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority का ये है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स अबाउट गरकिन्स क्या है, ये खीरा है एक तरह का, ठीक है। ये पिकलिंग जो है कुकुम्बर है। गरकिन्स जो है जनरली यूज्ड टू रेफर एज सेवरली पिकल्ड कुकुम्बर। गरकिन्स एंड कमर्शियल कुकुम्बर्स बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज बट आर फ्रॉम डिफरेंट कल्टिवेटर्स ग्रुप। कुकुमिस स्टेवियस। Gherkin cultivation, processing and exports started in India during the early 1990s with a modest beginning in Karnataka state in South India and later extended to the neighboring states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Ideal soil type and the desirable temperatures of not less than 15 degrees centigrade and not more than 35 degrees centigrade. 15% production of the world's gherkin requirement is grown in India, exported to more than 20 countries, North America, European Union and oceanic countries such as US, France, Germany, Australia, Spain and so on. कुछ सिग्निफिकेंस भी है इसका, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आप लोग देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।